हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही होगी और आपकी जो आने वाली जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी आप बहुत स्पीड से कर रहे होंगे। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में आप सभी जानते हैं कि हमें लगता है समय है, लेकिन समय बहुत जल्दी निकल जाता है और फिर बाद में केवल अफसोस रह जाता है। इसलिए आज से ही अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से आप करें, एक अलग पहचान दें, एक अलग धार दें और कोशिश करें कि एग्ज़ाम के पहले ही चीज़ों को, सिलेबस को कवर कर लिया जाए। ये एकदम पॉसिबल है अगर आप पिनाकल के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी जो वीडियो कोर्सेज हैं उसको कर रहे हैं। तो बेसिकली तमाम जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको इस दिशा में हेल्प करेंगी और जो भी बुक्स हैं उसका अध्ययन आप ऑलरेडी कर रहे होंगे। सो बुक्स का बहुत अच्छे से अध्ययन करते रहें। जो भी बुक्स में MCQs हैं उसको एज ए टेस्ट भी आप जो है ले सकते हैं, एज ए टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी सॉल्यूशंस है, आप जानते हैं पिनाकल की जो सॉल्यूशंस होती है ये हाई डिग्री बेहतर सॉल्यूशंस होती है और ये जो सॉल्यूशंस हैं आपको एक टेक्स्ट बुक की फीलिंग देती है, क्योंकि एक पैराग्राफ की जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा लेकिन वो भी बहुत कॉन्टेक्चुअल होता है, एक अपने आप में पूर्ण सॉल्यूशन होता है। सो इसका आप विन विन सिचुएशन में हैं। बुक से आप MCQ की तरह भी इस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें जो सॉल्यूशंस हैं वो काफ़ी अव्वल दर्जे का सॉल्यूशन है जो आपकी एज ए टेक्स्ट बुक की तरह मदद करेगा। चूँकि सॉल्यूशन जो है काफ़ी रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा इसमें है हौच पौच नहीं किया गया है, आपको वही इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको मदद कर सकता है। सो बेफिक्र होकर सॉल्यूशंस को आप याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और MCQs के सारे प्रश्न आप लगा सकते हैं। सो आज हमारे सामने जो बुक है इसके बारे में आप सभी को जानते हैं। इस बुक को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। 6500 TCS बुक जो है वन ऑफ द बेस्ट सेलर है ये, ठीक है। 6500 TCS MCQ इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलर एंड इससे बेहतर, आपसे बेहतर इसके बारे में कौन बता सकता है, ठीक है। तो ये बुक जो है बहुत बेहतरीन है। ये बुक अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप इसको पढ़ रहे होंगे। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह अवेलेबल है, हर एक बुक स्टोर पर ऑलमोस्ट ये बुक आपको मिल जाएगी। और आपके वन डे एग्जाम के लिए, केवल TCS के नहीं, वन डे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो उसमें अगर GS का अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये बुक डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। एक MCQ फॉर्मेट में मैं बताऊंगा, ये कंप्लीट बुक है। MCQ फॉर्मेट में चीज़ों को अच्छे से आप तक पहुंचाता है, आपको समझाता है और काफ़ी अच्छा तरीका होता है किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद उसको याद करने का। तो इस बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व करोगे, उसके बाद जो सॉल्यूशंस उसको आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर ढंग से याद हो पाएंगी, ठीक है। इसी बुक का हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो कोर्स कर रहे हैं। रोज़ प्रतिदिन इस लेक्चर्स को आप देखिए और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि अगर आपने अच्छे से देखा, अच्छे से इसको यूटिलाइज किया तो आपके एग्जाम में भी इसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आज फिर इस बुक को कुछ प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आज के जो प्रश्न है वो हमारे इकोनॉमिक्स सेक्शन से हैं। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक्स के कुछ बेहतरीन प्रश्न डिस्कस किए थे। इकोनॉमिक्स के काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं और मैंने आपको हमेशा बताया है कि इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम चीज़ें जो आपको मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, वो आपको फैक्चुअल एस्पेक्ट मिलेगा। 20% जो है वो आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन 80% जो है फैक्चुअल है और फैक्चुअल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा प्लानिंग कमीशन के बारे में, आपसे पूछा जाएगा 5 ईयर प्लान के बारे में, कोई पॉलिसीज़ के बारे में, आपसे पूछा जाएगा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो याद करना है आपको, स्ट्रक्चर, तमाम जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस तरह के, जैसे कि स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह के तमाम क्वेश्चन, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट पूछा जा सकता है, वॉलंटरी पूछा जा सकता है। तो ये सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और एक बार अगर आपने ये सारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देख लिए तो मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ फिर आपके इस तरह के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में नहीं छूटेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। ओके, सो आज का प्रश्न जो है वो लेते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम एंड प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं और आज का पहला प्रश्न आपके सामने। अकॉर्डिंग टू पुअर्टी स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, सो ठीक है, पुअर्टी स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 2011-12 के अनुसार व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन चंडीगढ़ बिलो पुअर्टी लाइन। सो भारत में गरीबी आंकड़ा अगर 2011-12 की बात करें, ठीक है, 11-12 की गरीबी आंकड़ा की बात कर रहे हैं, अगर 2011-12 की गरीबी आंकड़ा के बारे में बात करें तो उसके अनुसार चंडीगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे, चंडीगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे की जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो चंडीगढ़ की बात हो रही है, एक यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है, वहाँ पे ये परसेंटेज कितना है, ये परसेंटेज है 21.81। क्या है, मैंने आपको कहा था कि फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। क्या है इसमें, कोई कॉन्सेप्ट है क्या, इस क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। क्या है ये प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको याद करना पड़ेगा या आपकी भाषा में मैं कहूँ आपको इसको रटना पड़ेगा,
ठीक है। सो ऐसे प्रश्नों को याद कर ले, अच्छे से याद करेंगे डेफिनेटली याद हो जाता है। बार बार प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू लगाने की प्रैक्टिस करें तो निश्चित ही आपसे ये सारे प्रश्न नहीं छूटेंगे। ओके ओके। सो अकॉर्डिंग टू पुअर्टी स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, विच ग्रुप हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पुअर्टी लाइन? ओके, विच ग्रुप हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पुअर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा के नीचे आबादी का सबसे कम प्रतिशत का समूह जो है कहाँ है? मतलब यहाँ पे जो बीपीएल है वो बहुत कम है। सबसे ज़्यादा बीपीएल कहाँ है? कम। सबसे कम बीपीएल कहाँ है? वो है गोवा में। ठीक है, गोवा में मस्त जगह है गोवा, मस्त लोग मस्ती करते हैं। काहे का गरीबी, जो जितना कमा रहा है उतने मस्त है। सो गोवा में क्या है? सबसे कम बीपीएल है, 5% के आसपास। उससे कम कहाँ है? केरल में। कितने? 7% के आसपास। तो क्या कौन सा समूह हमारा हो जाएगा? गोवा एंड केरला। ठीक है, सो याद रखिएगा, मैंने आपको याद करने का तरीका बनाया। गोवा को ऐसे याद रखिएगा, सबसे कम गरीब वहाँ पे है, तो इस तरह से आपको याद रहेगा गोवा एंड केरला। ओके, सो अंत्योदय अन्न योजना वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू फाइट। सरकार द्वारा किस चीज़ से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना जो है उसकी शुरुआत की गई थी? किस चीज़ से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी? यस, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से लड़ने के लिए, गरीबी से लड़ने के लिए, पर्यावरण दुर्दशा और जनसंख्या वृद्धि, जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उससे लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत जो है क्यों की गई थी? सो ये योजना जो है बेसिकली 2000 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, 2000 में फ्रॉम राजस्थान, और इस योजना के तहत जो गेहूं है वो 2 रुपये पर केजी, और जो राइस है वो 3 रुपये पर केजी के हिसाब से लोगों को दिया जाता था। ठीक है, सो ये योजना का क्या है मकसद था गरीबी को ख़त्म करना। ठीक है, गरीबी को एलिमिनेट करना। ओके, गरीबी को एलिमिनेट करना। ओके, सो विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फाउंड इन अर्बन एरियाज? सो आप जानते हैं हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की। अनएम्प्लॉयमेंट, अलग अलग तरह के एम्प्लॉयमेंट तमाम हमने डिस्कस किया, बहुत सारे एमसीक्यूज भी देखे हम लोगों ने। सो गरीबी जो है एक ग्रामीण इलाका में और एक अर्बन इलाका जो है, दोनों में जो नेचर है उसका, जो प्रकृति है वो क्या है? वो डिफरेंट होता है। ठीक है, गरीबी जो आपको रूरल एरियाज में मिलेगी, आप खास करके वहाँ कैसे मिलेगी? वहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो भी फार्मर्स हैं अपने खेत में काम करते हैं, जब फसल का सीजन आता है तो वो क्या होते हैं? वो एम्प्लॉयड होते हैं, क्योंकि उनके पास काम होता है, रोजगार होता है। लेकिन जैसे ही सीजन खत्म होता है, जैसे कटाई की खत्म हो गया, रुपाई का सीजन खत्म हो गया, तो उससे फिर क्या होता है? अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको रूरल एरियाज में मिलेगा। इसी तरह अर्बन एरियाज में जो बहुत ही मशहूर अनएम्प्लॉयमेंट है, जो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, वो क्या है? वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब लोग शिक्षित तो हैं लेकिन क्या है? लोग ये बेरोजगार हैं। क्या है? शिक्षित तो हैं लेकिन क्या है? बेरोजगार है। ठीक है, तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको अर्बन एरियाज में। ठीक है, कहाँ पे? अर्बन एरियाज में। सो पुअर्टी लाइन मेजर्स पुअर्टी ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, गरीबी रेखा जो है, गरीबी को किस आधार पे नापती है? सो गरीबी रेखा का निर्धारण जो है वो कैसे होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। काफ़ी सरल प्रश्न है। देखिए, बहुत सारे इकोनॉमिक्स के ऐसे प्रश्न होंगे या ऐसे प्रश्न आएंगे जहाँ पे आपको कोई चीज़ याद होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी बस समझ होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी समझ रहेगी तो आप बिल्कुल बहुत आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, सो ट्राई टू अप्लाई योर माइंड। आप थोड़ा सा सोचोगे अर्थव्यवस्था के संदर्भ में तो आपको जरूर आंसर मिल जाएगा। एक इकोनॉमिक मैन की तरह आप सोचना करें, एक इकोनॉमिक पर्सन की तरह आप सोचना स्टार्ट करें, डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो एक्सपेंडिचर वनली, मैंने आपको पहले भी कहा है, क्या कहा है? कि जो वनली आएगा ना,
इसको आप समझना मैक्सिमम टाइम में गलत होगा। आप देखना आपके एग्जाम में, आज के बाद आप जो भी एग्जाम देखना, उसमें अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और रॉन्ग का स्टेटमेंट आएगा, तो ज़्यादातर मैं कह सकता हूं कि कम से कम 98% केसेस में जहां पे ओनली लिखा होगा वो क्या होगा, वो रॉन्ग होगा। आप देखना इस चीज़ को, आप जब भी एग्जाम देना, जिस भी स्टेटमेंट लिखा होगा ओनली वो गलत होगा। तो यहाँ पे अगर हम मान के चलते हैं हमें नहीं भी आंसर पता लेकिन हमें काटना है, तो हम इसे काट सकते हैं, हम इसे काट सकते हैं। इनकम लेवल एंड लिटरेसी रेट, इनकम लेवल और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए, गरीबी का आकलन करने के लिए अगर आप सोचना है, अब मान लेते हैं कि ये दोनों ऑप्शन नहीं है, ये दो बच गए, तो इनकम लेवल तो जरूरी है, आप कितना कमाते हैं आपकी गरीबी को बताएगा। और दूसरा है लिटरेसी रेट। क्या लिटरेसी रेट बता सकता है क्या आप कितना गरीब हो नहीं हो? बिल्कुल नहीं बता सकता। लिटरेसी रेट से कोई मतलब ही नहीं इसका, इसका कंजम्पशन से मतलब है, मतलब आप खर्च कितना करते हो। अगर कोई आदमी की कमाई नहीं है लेकिन खर्च बहुत कर रहा हो, बाप दादा के पैसे पड़े हुए हैं, खर्च कर रहा है, मतलब कंजम्पशन उसका अच्छा है। इनकम नहीं है लेकिन कंजम्पशन अच्छा है, वो गरीब है? बिल्कुल नहीं है, वो गरीबी रेखा से बाहर है। तो ये सबसे अच्छा मेथड है क्या, इनकम लेवल और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम लेवल एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ रूरल पुअर्टी इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण नहीं है? भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण नहीं है, भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण नहीं है। क्या होगा आंसर? माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन, लैक ऑफ ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अदर देन एग्रीकल्चर, इलिटरेसी निरक्षरता, और लैक ऑफ कैपिटल मतलब पूंजी की कमी। ओके, सो नॉट अ कॉज, क्या बोल रहा है? नॉट मतलब नहीं है, कारण किसका? रूरल पुअर्टी का। सो रूरल पुअर्टी का कारण इसमें से क्या नहीं है आपको बताना है। क्या आंसर हो जाएगा? बहुत आसान है। देखिए, लैक ऑफ ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट ये तो कारण है ना, अगर कृषि के अलावा कोई रोजगार नहीं है तो ये कारण है, बिल्कुल ये कारण है। उसका है इलिटरेसी, ऑब्वियस सी बात है, ग्रामीण इलाका में जो साक्षरता है उतनी नहीं है, तो जो जॉब की अवेलेबिलिटी है, आप जितने साक्षर हो उतनी जॉब आपको मिलने के चांसेस है, तो ये भी एक कारण है, लिटरेसी भी। ओके, तीसरा है लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ग्रामीण इलाका में जनरली जो लोग हैं वो उतने प्रोस्पेरस नहीं होते हैं, उनके पास कैपिटल यानी कि पूंजी पैसे की कमी होती है, इस कारण वो कोई बिजनेस भी नहीं कर पाते हैं, तो वो भी उनको कहीं ना कहीं गरीबी रेखा में ढकेलता है। इसी के लिए मैंने आपको कहा था कि इन लोगों के पास कोलेट्रल भी नहीं होता। कोलेट्रल मतलब इनके पास कोई संपत्ति नहीं होती जिसको गिरवी रख के ये बैंकों से लोन ले सकें। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है बहुत तमाम तरह के जो स्कीम्स लेके आती है। उसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं वो भी पैसा देते हैं, वो अपने समूह में लोगों को मदद करते हैं और वहाँ भी कोलेट्रल फ्री जो लोन है वो उसको मुहैया कराते हैं। ओके, सो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज, ये जो है रीज़न नहीं है। ठीक है, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज। हेड काउंट रेशियो इज यूज टू मेजर, हेड काउंट व्यक्तियों की संख्या जो है वो गिनी जाती है किस चीज़ का अनुपात लगाने के लिए? ठीक है, हेड काउंट। सो मैंने आपको बताया था बहुत सारे ऐसे विधि हैं जिससे पुअर्टी के बारे में पता लगाया जा सकता है। उसमें से आपका एक है हेड काउंट रेशियो। ठीक है, व्यक्तियों की जो जनसंख्या है वो नाप के बताया जा सकता है कितने लोग जो हैं गरीब है। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा पुअर्टी। A person is said to be in a marginal employment if she has worked for fewer than how many months in a year preceding the census. Okay? क्या कह रहा है? यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में कितने महीनों से कम समय तक के लिए कार्य किया है तो उसे सीमांत रोजगार मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट वाला व्यक्ति कहा जाएगा। मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट वाला व्यक्ति कहा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है,
यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व, जिससे जनगणना जिस साल हुई है उसके पूर्व वाले साल में कितने महीनों से कम समय तक के लिए कार्य किया है, तो उसे सीमांत रोजगार मतलब मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट वाला व्यक्ति, मतलब उसके पास रोजगार तो है, पूरा नहीं है, पूर्ण रोजगार नहीं है, लेकिन मार्जिनली उसके पास रोजगार है, तो ये क्या है, ये 6 महीने का समय है। अगर 6 महीने तक काम किया है, कार्य किया है, तो वो क्या, वो किस में आता है, वो सीमांत रोजगार के श्रेणी में आता है। आंसर क्या हो जाएगा, 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ विल बी द राइट आंसर। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, सो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है। ठीक है, नॉट अ कॉज। ठीक है, इस पे ध्यान देना है बेटा, इस पे हमेशा गड़बड़ी होती है। नॉट की जगह आप यस पढ़ लेते हो, नॉट अ कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, धीमी आर्थिक विकास, ये है बिल्कुल। श्रम बल में वृद्धि, इंक्रीज इन लेबर फोर्स। अच्छा ये देखिए, अगर जितने लेबर फोर्स, जो लेबर फोर्स है हमारा, जो काम करने के लिए जो योग्य लोग हैं, वो जितना काम करने वाले जो लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल की बात मैं कर रहा हूँ, अगर उतना कार्य नहीं है तो क्या वो बेरोजगार नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। सो इंक्रीज इन लेबर फोर्स, ये भी एक रीजन है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलपमेंट नहीं होगी, बुनियादी ढांचे का विकास नहीं होगा, तो इससे भी एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें जो है कमी रहती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है। लैक ऑफ हाउसिंग फैसिलिटी, अच्छा आवास की सुविधा नहीं होना, इसका जो है अनएम्प्लॉयमेंट से कोई संबंध नहीं। ठीक है, आवास की सुविधा हो या ना हो, इससे अनएम्प्लॉयमेंट से कोई संबंध नहीं है, ये एकदम डिफरेंट चीज़ है। ओके, सो इसलिए मैं कहता हूँ कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा, इसके पेपर से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं भी पता है, अगर आप थोड़ी सी समझ अपनी अच्छी रखते हो, तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन देखेंगे, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए समझ को विकसित करें, ब्रॉडली सोचें, इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से सोचें कि एक अर्थव्यवस्था में इसकी क्या जरूरत होगी, किस चीज़ की, किससे क्या परेशानी होगी। जब ऐसा आप सोचने लगेंगे तो डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स के बहुत आसानी से निकल के आ जाएंगे। ओके, ओके, सो द poverty line in India is normally estimated by conducting sample survey. So भारत की जो गरीबी रेखा है वो सामान्य रूप से कितने साल में जो है सर्वेक्षण करके उसका जो है सैंपल निकाला जाता है, कितने साल में होता है, ये होता है हर 5 साल। क्या होता है, हर 5 साल, एवरी 5 years। ओके, एवरी 5 years। ओके, so the cabinet committee on economic affairs approved an increase in minimum support price for all mandated rabi crops, all mandated rabi crops। MSP आप लोग जानते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक बेसिकली एक गवर्नमेंट का स्टेप है, जहाँ पे ऐसी परिस्थिति जब उत्पन्न हो जाए, जब फार्मर्स को जो उसकी लागत है वो धन न मिल पाए उसके प्रोड्यूस के लिए, तो वैसी परिस्थिति में जो है सरकार MSP देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो उसके लागत से थोड़ा ऊंचा होता है, सो किसान को जो है कोई नुकसान ना हो। ठीक है, सो क्या कह रहा है, MSP फॉर ऑल मैंडेटेड राबी क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 2021-22 इन लाइन विद द रिकमेंडेशन ऑफ। सो कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट जो है ये स्टेप लेती है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCA ने किस आयोग की सिफारिश के अनुरूप विपणन सीजन 2021-22 के लिए सभी अनिवार्य राबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसकी वृद्धि को मंजूरी दी है। तो वो कौन सा समिति है जिसके रिकमेंडेशन पे जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है ये डिसीजन लेती है। ओके, व्हाट विल बी द राइट आंसर? यस, सो द राइट आंसर विल बी MS स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामीनाथन कमेटी थी ये, और MS स्वामीनाथन के जो रिकमेंडेशन है इस बेसिस पे जो है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है MSP जारी करती है। ठीक है, कोठारी कमेटी आप जानते हैं ये एजुकेशन से रिलेटेड थी, ठीक है। नानावती आप जानते हैं 1984 की जो सिख दंगे थे उस पे था ये, ठीक है। और मुखर्जी कमीशन जो है नेताजी के ऊपर था, नेताजी SC बोस। नेताजी SC बोस के बारे में जो बेसिकली ट्रेसेस हैं नहीं मिलते हैं कि ये कहाँ चले गए थे, कहाँ गायब हो गए थे, बहुत सारे आंकलन से लगाए जाते हैं। तो उस पर भी जो है मुखर्जी कमेटी को गठित किया गया था और की रिपोर्ट देने के लिए कि बेसिकली
इनके वेयर अबाउट्स के बारे में जो डिस्कशंस होते हैं, जो परिचर्चाएं होते हैं, उसके बारे में आकलन करने, ठीक है। सो मुखर्जी, ये मेन जो है आपका आंसर है वो क्या है, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन आप जानते हैं द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, क्लियर। ओके, तो द सिस्टम ऑफ एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड फॉर विच क्रॉप इन 1966-67 and later expanded to include other essential food crops. So MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली को पहली बार 1966-67 में किसके लिए पेश किया गया था और बाद में अन्य आवश्यक खाद्य फसलों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया था, ठीक है, इसका विस्तार किया गया था। क्या आंसर हो जाएगा? ज्वार, बाजरा, वीट और रागी। बताइए क्या हो जाएगा? सो सबसे पहले एमएसपी जो है किस चीज़ के लिए मिला था, ठीक है। सो पहला क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर है वो है आपका वीट, ठीक है, वीट के लिए। प्योर फैक्चुअल एस्पेक्ट है, ठीक है, प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है। ध्यान देंगे 1967 में सबसे पहली बार गेहूं के लिए जो है आपको क्या मिला था? आपको एमएसपी दिया गया था। ओके, क्लियर। ओके, सो 10% रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी मेरे स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं कि सर मुझे ईडब्ल्यूएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपके लिए प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 10% रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी इज अवेलेबल टू पर्सन्स हुज फैमिली इनकम इज बिलो। क्या कह रहा है? आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, जिनको ईडब्ल्यूएस श्रेणी भी कहते हैं हम लोग, किसके ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत जो केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी जो पारिवारिक आय है कितने से कम होनी चाहिए। ये अमाउंट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये अमाउंट है 8 लाख। सो ध्यान देना है, यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है पारिवारिक आय, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे फैमिली इनकम है बेटा, ना कि केवल आपकी, ठीक है। मान लो कि आप 4 लाख कमाते हो, ठीक है, आपके फादर 4 लाख कमाते हैं, ये कितना हो गया? ये 8 लाख हो गया। आप ईडब्ल्यूएस के बाहर निकल गए, ठीक है, आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आओगे। ओके, ये इंडिविजुअल इनकम नहीं है, ये फैमिली इनकम है। ओके, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? क्या आंसर होगा? सो नीति आयोग के चेयरमैन वही होते हैं जो प्लानिंग कमीशन के हुआ करते थे, ठीक है। दोनों बॉडी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वो सेम है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सो नरेंद्र मोदी, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो चेयरमैन होता है, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नरेंद्र मोदी, ठीक है, राइट आंसर विल बी नरेंद्र मोदी। So who among the following was the chairperson of Disinvestment Commission, Ministry of Industries, Department of Public Enterprises, established in 1996? निम्नलिखित में से कौन 1996 में स्थापित विनिवेश आयोग, उद्योग मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन 1996 में स्थापित विनिवेश आयोग, उद्योग मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग के अध्यक्ष थे? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। जीवी रामकृष्ण थे उसके अध्यक्ष, ठीक है, जीवी रामकृष्ण, ठीक है। सो आपको यहाँ क्या सीखना है? यहाँ सीखना है कि इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चेयरमैन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो इस तरह के जो कमीशन हैं उससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। सो कभी भी आपको पढ़ने को मिले, ध्यान देना है, उसको कोशिश करना है याद करने की, इस तरह के प्रश्न भी, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे प्रश्न आपको करंट में देखने को मिलेंगे। Okay. So, who among the following economists coined the term Hindu rate of growth? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने हिंदू विकास दर शब्दावली की रचना की थी? अच्छा, यहाँ पे कई बार आप लोग पूछते भी हैं, मेरे कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर यहाँ पे हिंदू का क्या मतलब है? देखो, हिंदू बस यहाँ नाम है, यहाँ पे हिंदू जो रिलीजन है उससे इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये हिंदू नाम यूज़ किया गया है, कोई इकोनॉमिस्ट क्वाइन कर दिए होंगे, और बेसिकली ये एक ऐसे रेट को दर्शाता है जो क्या है? बिलो
4% के आसपास, मतलब इसके नीचे ही था ये ग्रोथ, ठीक है। ये कब था? ये था 1991 के पहले, 1990s कह सकते हैं। 1990s के पहले जब डेवलपमेंट नहीं हुआ था, हमारा अर्थव्यवस्था नहीं ओपन हुआ था, उस समय जो था ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है उसे टर्मिनोलॉजी से इसको डिफाइन किया था। तो इस शब्दावली की रचना किसने की थी? ये की थी आपके राजकृष्णन ने। किसने? राजकृष्णन, ठीक है, राजकृष्णन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फूड सिक्योरिटी? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा की एक विशेषता नहीं है? सो खाद्य सुरक्षा की अलग अलग विशेषता होती है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अवेलेबिलिटी बिल्कुल है, उपलब्धता तो होनी चाहिए ना, तभी तो खाद्य की सुरक्षा हुई। अगर मुझे खाने के लिए कुछ चावल चाहिए, कुछ अनाज चाहिए, अगर वो मौजूद नहीं है तो खाद्य सुरक्षा थोड़ी हुई, नहीं हुई। फिर है एफोर्डेबिलिटी, मतलब आप उसको खरीद सको, इसलिए तो गवर्नमेंट आप देखेंगे 3 रुपये चावल 2 रुपये गेहूं देती है, ठीक है, तो एफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए। स्वीकार्यता मतलब एक्सेप्टेबिलिटी, ये जरूरी नहीं है। आपको आप स्वीकार नहीं, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तो ये तो जरूरी नहीं है ना, तो स्वीकार करो या ना करो, इसका कोई भी ये विशेष फीचर नहीं है खाद्य सुरक्षा का, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, अभिगम्यता होनी चाहिए, मतलब आपको मिल तो रहा है लेकिन आपको कहाँ मिलेगा? आप रहते हो उड़ीसा में और आपको अनाज 2 रुपये 3 रुपये किलो मिलेगा दिल्ली में, तो क्या आप खरीद सकते हो? तो ये एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए। क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेबिलिटी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ओके, सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ colonial India, the Hartung Committee report is related to which of the following field? ठीक है, क्या कह रहा है? औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टिंग समिति की जो रिपोर्ट थी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, इरिगेशन और हेल्थ। फैक्चुअल क्वेश्चंस, अगेन वेरी फैक्चुअल क्वेश्चंस। सो कोलोनियल इंडिया की बात हो रही है, मतलब भारत के आज़ादी के पहले की बात हो रही है। भारत की आज़ादी की पहले की बात हो रही है। इनफैक्ट ये कमेटी जो है कब आई थी? ये आई थी 1929 में। 1929 में संबंध क्या था इसका? इसका संबंध था शिक्षा से। किससे? एजुकेशन से, ठीक है, एजुकेशन से। तो इस तरह के बहुत सारे कमेटी कमीशन से प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं, खास करके जब आज़ादी के पहले बहुत सारे इस तरह कमेटी एजुकेशन पे बहुत सारे डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जैसे साइमन कमीशन वगैरह चीज़ें जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, इस तरह के तमाम प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आप इसको क्या, आपको इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 1929 में एजुकेशन। ओके, सो आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, क्या है? आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट। ध्यान देना है आपको, दिमाग में आपको ये रॉन्ग होना चाहिए कि यहाँ पे आप जैसे ही आप इनकरेक्ट देखें उसको रॉन्ग में आप सोचें कि रॉन्ग, और यहाँ से जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे दिमाग में रखना है आपको कि रॉन्ग जो स्टेटमेंट है यहाँ पे आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। आइए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फ्रॉम 1997 पीडीएस बिकेम TPDS for targeted consumers. Okay. PDS was envisaged in 1967 as a price support program to help consumers. Okay. Those living below poverty line get food grains at subsidized price. Okay. चौथा है PDS has been abandoned in countries since 2007. ये जो है गलत स्टेटमेंट है। PDS को बंद नहीं किया गया 2007 से, और ये जो है गलत स्टेटमेंट। PDS आप जानते हैं, पीडीएस जो है सब्सिडाइज रेट पे जो अनाज हैं, गेहूं, चावल, चीनी, आपने सुना होगा गांव में जब आप छोटे होंगे, सो आपको अनुभव भी होगा। बहुत सारे लोग आप लोगों में से जो बेसिकली राशन का सामान है वो बहुत कम दर पे जो है हमें पीडीएस सिस्टम से मिलता था। ठीक है, सो पीडीएस जो है एक बहुत ही सक्सेसफुल गवर्नमेंट का स्कीम है जिसके तहत बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो सही में अनाज खरीदने से वंचित रहते हैं, उन तक जो है इन सब चीज़ों को मुहैया कराया जाता है। ठीक है, सो पीडीएस सिस्टम जो है ये सारे सही फीचर हैं। आपका ये फीचर है कि 2007 में खत्म हो गया, इट इज़ अ रॉन्ग फीचर। ओके, द रालेगांव कमीशन ऑफ 1902, द रैले कमीशन, ठीक है, द रैले कमीशन ऑफ 1902 was appointed
टू रिकमेंड रिफॉर्म इन। तो रैले आयोग जो है किसके सुधारों में सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था? रैले जो आयोग है किस क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश करने के लिए इसको लाया गया था? द एजुकेशन सिस्टम, ड्रॉट मैनेजमेंट, सूखा प्रबंधन, न्यायिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर इज एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे क्या एक चीज़ याद करना आपको, ये 1902 में आया था, ये याद करना है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि किस साल आया, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है कि अगर ये पूछा जाए तो हमें याद रहेगा ये जो आया वो आया आपको 1902 में। क्लियर? Okay, so now we will be discussing few questions from stock, debentures and foreign trade. ठीक है, stock, debenture and foreign trade. So the country can improve its balance of payment by devaluation when the sum of elasticity of demand for export and import is. ठीक है, क्या कह रहा है? निर्यात और आयात के लिए मांग का जो लोच है उसका योग क्या किया जाए और या क्या होने पर देश अपने भुगतान शेष में अवमूल्य द्वारा सुधार कर सकता है। ठीक है, अवमूल्य द्वारा सुधार कर सकता है। ठीक है, सो लेस देन यूनिटी इक्वल टू यूनिटी, लेस देन यूनिटी इक्वल टू यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी एंड जीरो। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? सो यूनिटी। ओके, सो यूनिटी। आप जानते हैं कि जब भी डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है, ठीक है, डिवैल्यूएशन, तो हमारा क्या होता है? डिवैल्यूएशन के कारण हमारा जो एक्सपोर्ट है, हमारा जो निर्यात है, उसमें क्या आता है? उसमें इंक्रीमेंट आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वस्तु हमारे यहाँ के कामगार बनाते हैं उसको बनाने में जो पैसा लगता है, अगर उसी वस्तु को बनाने में कम पैसा लगेगा, ठीक है, अगर डिवैल्यूएशन हो गई इकोनॉमी की, कम पैसा लगेगा, तो डॉलर के संदर्भ में अगर हम देख सकते हैं, अगर डॉलर की सामने हमारी जो वैल्यू है रुपीज़ की वो कम हो जाएगी, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 10 रुपये में कोई चीज़ बिक रहा है, ठीक है, और वो जो है $1 के बराबर है। अगर रुपये की वैल्यू कम हो गई तो रुपये को 8 रुपये बना दिया गया। अगर 8 रुपये में अगर कोई चीज़ बिक रही है तो $1 में 10 रुपये की चीज़ खरीदता था, अगर कोई मान लेते हैं ब्रिटिशर्स या अमेरिकन है, तो उसी $1 में अब कितने चीज़ खरीदेगा? 8 रुपये की चीज़ तो खरीदेगा ही, 2 रुपये की चीज़ और खरीदेगा। तो इससे क्या होगा? चीज़ें सस्ती हुई तो एक्सपोर्ट जो है हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, हमारा क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, सो एक्सपोर्ट में इंक्रीमेंट आती है, और ये कब होगा? जब ये जो योग होगा वो ग्रेटर देन यूनिटी होगा, मतलब इकाई से अधिक होगा, तब जाके हमारा क्या होगा? हमारा एक्सपोर्ट जो है बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारा क्या होगा? अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा अच्छा हो जाएगा, हमारे पास बाहर जो पैसे हैं, जो एक्सचेंज वैल्यू है वो ज़्यादा पैसे आएंगे, और हम जो है कम सामान खुद मंगाएंगे। अगर इंडिया जो है वो ज़्यादा बेचेगी, मंगाएगी कब? तो इंडिया के पास जो है रिजर्व, जो फॉरेक्स रिजर्व है वो क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। ओके ओके, सो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? सबसे पुराना स्टॉक, मल्टी कमोडिटी स्टॉक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न हमने पहले भी किया था। बाकी सब वीडियो कोर्सेस में क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? सो इंडिया के पास 2 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, 2 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एशियाज ओल्डेस्ट जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन सा है? वो है बॉम्बे। ठीक है, भारत का और एशिया का भी। कब बना था ये बना था 1875 में। ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये कब आया रूप में? ये आया 1992 में। ठीक है, सो दोनों का डेट आप याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट डेट है, 1875 भी और 1992 भी। कभी पूछा जा सकता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब बना, आपको याद रखना है 1992। ओके,
सो द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द, ओके, अच्छा प्रश्न ये, क्या प्रश्न बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है किसी इकोनॉमी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है, ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन खाते का संबंध जो है वो किससे होता है, वो किससे होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। सो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया है एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में कि किस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करता है। जब हम एक्सपोर्ट अपना बढ़ाते हैं, जब हमने अपने पैसे की डिवैल्यूएशन करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, उससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ठीक होता है। तो इसे किससे संबंधित हो जाएगा, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सटर्नल सेक्टर से, ठीक है। बाह्य क्षेत्र जो इकोनॉमी में एक्सटर्नल सेक्टर जो हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो इकोनॉमिक लेन देन होता है वो किस खाते में होता है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू जो होता है वो किया जाता है, इसी अकाउंट में होता है बीओपी, ठीक है, इसको बीओपी कहते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा आर्थिक स्थिति में, मतलब भारत के इतिहास में देखेंगे तो बीओपी क्राइसिस भी कितनी बार हुआ। मतलब हम क्या करते थे, हम सामान ज़्यादा मंगाते थे तो हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता था, और हम खुद कम बेचते थे तो हमारे पास जो इंटरनेशनल करेंसीज हैं उसकी कमी होने लगी थी, और इंटरनेशनल करेंसी जितनी ज़्यादा आपके पास होगी आपकी अर्थव्यवस्था जो है उतनी मजबूत रहती है, ठीक है। सो ये जो है आप याद रखिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड है, ओके। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So which of the following financial institutions of India protects the interest of investors and facilitates the functioning of stock market intermediaries? अच्छा प्रश्न, ये क्या प्रश्न कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाती है। शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को क्या बनाती है, सुगम बनाती है, सरल बनाती है, आसान बनाती है, ओके। सो कौन सा इंस्टीट्यूशन है, 4 इंस्टीट्यूशन के नाम आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वो इंस्टीट्यूशन। पहला है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडस्ट्रियल बैंक, ठीक है, कहाँ है, इंडस्ट्रियल, सीडीबी। नाम को भी आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, जब भी आपका नाम हो, देखिए यहाँ इंडस्ट्री से रिलेटेड है, यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है इन्वेस्टर्स की, यहाँ बात हो रही है स्टॉक मार्केट की, ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज की बात हुई, दोनों डिफरेंस हो गया। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टॉक में काफ़ी अंतर होता है, स्टॉक शेयर मार्केट का चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चीज़ है। नेशनल हाउसिंग बैंक क्या हो गया यहाँ पे हो गया हाउसिंग, यहाँ पे घर की बात हो गई। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब एक सिक्योरिटी, ठीक है, और एक्सचेंज बोर्ड। सो आप अगर आपको नहीं भी आंसर पता है यहाँ पे तो आप इजली आप जो है से भी आंसर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी से भी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के प्रश्नों में आंसर नहीं भी पता है तो बेटा 60% का क्वेश्चन तो आप आंसर जो है क्वेश्चन पढ़ के निकाल सकते हो, इसलिए बिल्कुल तनाव लेना है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सबसे आसान, सबसे सरल होते हैं, और ऐसे प्रश्न होते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको आंसर आइडेंटिफाई करना है बिना किसी पूर्वाग्रहण के, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं हो, एक सिंपल सी समझ रख के आप इकोनॉमिक्स के आंसर जो है ज़्यादातर प्रश्नों के निकाल सकते हो, ठीक है। 50% को तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। तो ऐसा आप प्रयास करना है, ओपन माइंड से, क्लीन माइंड से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको देखने हैं, ठीक है। कोई भी पूर्वाग्रहण ना हो, कोई भी अननेसेसरी आपके जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है उसको डिस्टर्ब ना करे, तो डेफिनेटली आपको आंसर निकल के आ जाएगा, ओके। ओके, सो आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, द इंडेक्स टाइटल सेंसेक्स ऑफ बीएससी, ठीक है, द इंडेक्स टाइटल सेंसेक्स ऑफ बीएससी अर्स्टवाइल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, अर्स्टवाइल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंडेक्स ऑफ ट्रेडिंग टॉप हाउ मेनी कंपनीज इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड देयर शेयर प्राइसेस, ठीक है। क्या कह रहा है, तत्कालीन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स शीर्षक वाला सूचकांक शीर्ष कितने कंपनियों के, ठीक है, जो टॉप के कितने कंपनी हैं जिसका व्यापार की मात्रा और उनके शेयर की कीमतों के मामले में व्यापार का एक सूचकांक है, ठीक है। शेयर की कीमतों के मामले में व्यापार का क्या है, एक सूचकांक है। सो बीएससी तत्कालीन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक सेंसेक्स वाला शीर्ष जो है, टॉप कितनी कंपनी, 10, 30, 100 और 50,
ठीक है। टॉप कितने कंपनियों के बेसिकली जो इंडेक्स है उसकी ट्रेडिंग करती है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और या बाकी भी स्टॉक एक्सचेंज है, उस टॉप कंपनीज जो होते हैं अलग अलग उसके ट्रेडिंग करती है। वो कितने कंपनी हैं आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। आपकी किस में, एमटीएस में पूछा गया है ये सवाल। क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, 30 कंपनी, टॉप 30 कंपनी के बारे में जो है बीएससी जो है ट्रेडिंग जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सेंसेक्स को बीएससी 30 कंपनी। इस तरह के तमाम क्वेश्चन बाकी भी आपके नेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज वाले क्वेश्चन आते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको स्टॉक एक्सचेंज से पूछे जाते हैं। पहला जो सबसे सरल प्रश्न पूछा जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा वो सेबी करती है। ठीक है, सो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगले क्लास में फिर से कुछ बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और भी इस तरह के जो सेंसेस वाले क्वेश्चन है उसमें करेंगे, कोशिश करेंगे चीज़ों को याद करते चले, पढ़ते चले और आगे अपनी सफलता के 2 कदम और नज़दीक चले। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए और जब तक सफलता न मिल जाए आप थक के नहीं बैठिएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।